तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन की आगे एग्जांपल कौन सी है। सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन है द सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर्स व्हेन द नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मेन पोजीशन। कि सिंपल हार्मोनिक मोशन उस वक्त पैदा होती है जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, जिस तरह ये एक पेंडुलम है, तो इस बॉब के ऊपर जब हम नेट फोर्स को लगा के यहां तक लेकर आते हैं तो देन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, और ये जो नेट फोर्स जो हमने इसके ऊपर लगाई और जो इसका डिस्प्लेसमेंट है ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मींस कि जितनी ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतनी ही ज्यादा इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट पैदा होगा। एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मेन पोजीशन, और ये जो ऑलवेज डायरेक्टर जो है यानी जो डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो हमेशा उसके मेन पोजीशन की तरफ होगी। यहां पर है कि सिंपल जो मोशन ऑफ अ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग ऑन हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस, कि एक हमारे पास जितना ये एक स्प्रिंग है और ये एक स्प्रिंग एक सरफेस के साथ है और इस सरफेस के अंदर कोई भी फ्रिक्शन मौजूद नहीं है, तो ये एक एग्जांपल है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। सेकंड, द बॉल प्लेस्ड इन अ बॉल, और इसी तरह एक बॉल है उसके अंदर एक बॉल मौजूद है। अगर इस बॉल को भी हम मूवमेंट करें जो वो आगे पीछे या टू एंड फ्रो की मूवमेंट करेगा तो ये भी हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक एग्जांपल है। एंड सेम इसी तरह अगर मोशन ऑफ अ बॉब अटैच टू अ स्ट्रिंग, कि एक रस्सी है उस रस्सी के साथ एक बॉब अटैच है, तो देन उसकी जो मूवमेंट होती है जो बैक एंड फोर्थ की मूवमेंट है यानी आगे पीछे, तो ये मूवमेंट भी हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक एग्जांपल है। मोशन ऑफ अ मास अटैच टू अ स्ट्रिंग, कि यहां पर हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे मास को जो एक स्प्रिंग के साथ अटैच है। सो वन ऑफ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन इज दैट ऑफ हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम। इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड थ्रू अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट x from its main position, it exerts force on the mass. According to book, वो यहाँ पर हमें ये बयान कर रहे हैं कि ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है स्प्रिंग की, ये सबसे एक सिंपल एग्जांपल है जो ओसिलेटरी मोशन है। ओसिलेटरी मोशन आमतौर पर वाइब्रेटरी मोशन ही को कहते हैं, यानी आगे पीछे जो मूवमेंट होती है, ठीक है। टू एंड फ्रो भी कह सकते हैं, बैक एंड फोर्थ भी मूवमेंट कह सकते हैं। तो लिहाजा इस ओसिलेटरी मोशन के अंदर एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है। आप जिस तरह फर्ज करें, जिस तरह ये भी हमारे पास डायग्राम है कि ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है। इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ एक स्प्रिंग हमारे पास अटैच किया हुआ है। इस स्प्रिंग को हम कंप्रेस करें, यानी स्प्रिंग को अगर हम इधर को फोर्स लगाएंगे तो ये कंप्रेस हो जाएगा और ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। तो अगर हम इसको कंप्रेस करें या अगर हम उसको स्ट्रेच करें, यानी कि अगर हम उसको खींचें, यानी मजीद इसको खींचें, तो फोर्स इस तरफ को लगाएं, ठीक है। तो अगर हम उसको स्ट्रेच करें या हम उसको कंप्रेस करें तो इसके अंदर एक डिस्प्लेसमेंट पैदा होगा। अब डिस्प्लेसमेंट मतलब इसके अंदर एक फासला पैदा होगा, ये एक डिस्टेंस को क्रिएट करेगा, और ये जो डिस्टेंस है वो उस वजह से पैदा हो रहा है कि हम उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। अब जैसा कि आप डायग्राम के अंदर देखें तो ये हमारे पास एक मास m है जो कि स्प्रिंग के साथ अटैच है। इसके ऊपर हम फोर्स लगाते हैं। अगर हम इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो ये कंप्रेस हो रहा है। कंप्रेस मतलब अंदर को दब रहा है, और जब ये अंदर को दब रहा है तो ये उसकी मेन पोजीशन है। मेन पोजीशन मतलब वो पोजीशन होती है जहां पर डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, इट मीन वो रेस्ट में होता है। ये उसकी मेन पोजीशन है, ठीक है। इस मेन पोजीशन से वो एक डिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, और चूंकि ये एक डायरेक्शन के अंदर है जिसकी वजह से हम इसको डिस्प्लेसमेंट का नाम दे रहे हैं, और विच इज रिप्रेजेंटेड बाय x, जैसा कि यहाँ पर भी x के साथ उसने रिप्रेजेंट किया। और जब हम फोर्स को छोड़ेंगे तो फिर ये वापस मेन पोजीशन से होता हुआ नेक्स्ट आगे डिस्टेंस क्रिएट करेगा, वो भी हमारे पास x होगा, और ये उतना ही डिस्टेंस क्रिएट करेगा जितना हम इसको कंप्रेस करेंगे। तो लिहाजा हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जितनी हम इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे उतना ही ये हमारे पास डिस्टेंस क्रिएट करेगा, जितनी फोर्स लगाएंगे उतना ही ये आगे डिस्प्लेसमेंट पैदा करेगा। देन अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन द लेंथ x ऑफ द स्प्रिंग। अब यहाँ पर वो हमें ये बयान करना चाहता है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। चेंज इन लेंथ मतलब जितनी उसकी लेंथ की चेंजिंग हुई। जिस तरह यहाँ पर स्प्रिंग है तो पहले स्प्रिंग नॉर्मल इस पोजीशन पर था, हमने इसको जब स्ट्रेच किया आगे यहाँ पर इसको लेकर गए
तो फिर ये उसकी डिस्प्लेसमेंट के अंदर एक चेंजिंग आ गई, उसकी लेंथ के अंदर एक चेंजिंग आ गई और उसने एक डिस्प्लेसमेंट को क्रिएट किया, और जब हमने इसको छोड़ा तो ये आगे हमारे पास कंप्रेस हो गया। तो लिहाजा हम यहाँ पर कह सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, और चूंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन होते हैं, यानी अगर हम फोर्स को स्ट्रेच करके इधर को लेके आ रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो मेन पोजीशन की तरफ होगी, जिस वजह से हम इसके साथ नेगेटिव की साइन लगाते हैं। अब डायरेक्टली साइन को अगर इक्वल में कन्वर्ट करना है तो इसके साथ कोई ना कोई हमें कांस्टेंट को लिखना पड़ेगा, साथ एक्स आएगा, एंड कांस्टेंट यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करते हैं कि वो एफ इज इक्वल टू के एक्स, और साथ ये हमारे पास नेगेटिव साइन, यहाँ एक्स के साथ भी डिस्प्लेसमेंट के साथ भी नेगेटिव साइन आएगी। सो ये इक्वेशन उसने सेम बयान की, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, वेयर एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मास फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन ओ, एंड के इज कांस्टेंट कॉल्ड द स्प्रिंग कांस्टेंट एंड डिफाइंड एज के इज इक्वल टू माइनस एफ ओवर एक्स। अब इस कंडीशन के मुताबिक जो इक्वेशन उसने हमें दी, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, अब यहां पर के हमारे पास क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, एंड एक्स हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट, एंड एफ वो फोर्स है जो हम इसके ऊपर लगा रहे हैं, स्प्रिंग के ऊपर। सो इस स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू को अगर हम देखें तो x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर इससे क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। सो k इज इक्वल टू एफ ओवर x, और ये जो माइनस की साइन है वो हम इस तरफ ट्रांसफर कर देंगे। दैट इज द वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, एंड दैट इज आल्सो द फार्मूला ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k इज इक्वल टू माइनस एफ ओवर x। द वैल्यू ऑफ k इज द मेजर ऑफ द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। Stiff the spring have large value of K and soft spring has small value of K। कि यहाँ पर K की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है हमारे पास स्प्रिंग की स्टिफनेस के ऊपर, उसकी सख्ती के ऊपर। अगर तो जितना स्प्रिंग ज्यादा सख्त होगा तो उसकी वैल्यू भी उतनी ज्यादा होगी, अगर स्प्रिंग कम सख्त है यानी उसके अंदर लचक कम है तो उसकी वैल्यू भी हमारे पास क्या होगी, कम होगी। अब ये एक इक्वेशन है जो उसने ड्राइव की है, इस इक्वेशन को मैं साइड पर आपको ड्राइव करके दिखा देता हूं कि बेसिकली ये इक्वेशन हमारे पास कैसे ड्राइव हुई है। देखिए हमने अभी ये जो फार्मूला देखा, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अब फोर्स वो है जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट पैदा हो रही है। अगर डिस्प्लेसमेंट किसी डायरेक्शन में पैदा हो रहा है तो वहां पर एक्सीलरेशन भी इस फोर्स की वजह से पैदा हो रहा है, एक्सीलरेशन। सो हम ये बयान कर सकते हैं एज F इज इक्वल टू एम ए। सो इस F की जगह हम एम ए को पुट कर देते हैं, इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अब m इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आकर क्या होगा, डिवाइड। सो a इज इक्वल टू माइनस के एक्स ओवर m। अब यहां पर देखें तो k की वैल्यू भी कांस्टेंट है एंड मास वो भी चेंज नहीं होता, अगर चेंज होगा तो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट या एक्सीलरेशन चेंज होगा। सो इस वैल्यू में a इज इक्वल टू माइनस, ये जो k ओवर m है ये कांस्टेंट है और साथ आ गया x। देन अगर हम कांस्टेंट को निकाल दें तो a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस x के। इसका मतलब ये है कि जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट पैदा होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही ज्यादा एक्सीलरेशन पैदा होगा, ठीक है। और हम जानते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। ये हमने अभी जिक्र किया कि जितनी ज्यादा फोर्स लगाएंगे, जितनी ज्यादा फोर्स लगेगी स्प्रिंग के ऊपर उतना ही ज्यादा डिस्प्लेसमेंट पैदा होगा। अगर उतना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट पैदा होगा तो देन अपोजिट डायरेक्शन के अंदर उतना ही ज्यादा एक्सीलरेशन पैदा होगा, ठीक है। सो इस वजह से ये इक्वेशन हमारे पास ड्राइव होती है, दैट इज a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस x, जिसका यहां पर उसने बयान किया, इट मींस द एक्सेलरेशन ऑफ अ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। हेंस द हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ अ मास स्प्रिंग सिस्टम इज एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। द नेगेटिव साइन means the force exerted by the spring is always directed opposite to the displacement of the mass। अब ये हमने अभी जिक्र किया कि जो हमने यहां पर बयान किया कि F इज इक्वल टू माइनस के एक्स एंड A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस एक्स। तो इसका मतलब है कि जो डिस्प्लेसमेंट पैदा हो रहा है वो इस फोर्स के अपोजिट साइड में, बिकॉज
the spring force always acts toward the main position and sometimes called a restoring force. A restoring force always push or pull the object performing oscillatory motion toward the mean position. अब रिस्टोरिंग फोर्स को समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से ऐसे समझाता हूँ कि लेट करें कि ये एक हमारे पास फ्रिक्शनलेस सरफेस है और ये उसके साथ एक स्प्रिंग अटैच है और ये एक मास m उसके साथ लगा हुआ है। हम इसके ऊपर एक फोर्स लगाते हैं और जिसकी वजह से इसके अंदर एक स्ट्रेच पैदा होता है और जब इसके अंदर स्ट्रेच पैदा होगा तो ये मजीद फैल जाएगा, यानी इसके अंदर एक डिस्प्लेसमेंट पैदा होगा और ये उसकी मेन पोजीशन है और ये उसका डिस्प्लेसमेंट है। अब जब हम इस फोर्स को छोड़ेंगे तो इस स्प्रिंग की अपनी एक फोर्स है, स्प्रिंग की अपनी एक फोर्स है जिसको हम स्प्रिंग फोर्स कह सकते हैं। ये वो फोर्स है जो इस फोर्स के अपोजिट काम करती है और इसकी कोशिश होगी कि जब हम इस फोर्स को रिलीज करें तो इस स्प्रिंग फोर्स की कोशिश होगी कि इस स्प्रिंग को वापस अपनी मेन पोजीशन पर लेकर। अब ये जो स्प्रिंग फोर्स है वो स्प्रिंग के अंदर उस वक्त क्रिएट होती है जब हम इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे होते हैं और इस एक्सटर्नल फोर्स को जब हम छोड़ते हैं तो स्प्रिंग फोर्स इस स्प्रिंग को वापस मेन पोजीशन पर लाने की कोशिश करती है और जो मेन पोजीशन पर रुकता नहीं है बल्कि इनर्शिया की वजह से ये आगे की तरफ मजीद डिस्प्लेसमेंट को कवर करता है और इसके अंदर एक कंप्रेशन पैदा होता है। तो इस स्टोरिंग फोर्स को हम कह सकते हैं कि जो स्प्रिंग फोर्स है वो हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स है। रिस्टोरिंग फोर्स मींस वो फोर्स जो स्प्रिंग के अंदर रिस्टोर होती है, स्प्रिंग के अंदर मौजूद होती है, जिसकी वजह से स्प्रिंग आगे मेन पोजीशन की तरफ मूवमेंट करता है। तो लिहाजा जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो हमारे पास पुश और पुल द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन, कि कोई भी एक हमारे पास स्प्रिंग है और जब उसके अंदर एक ऑसिलेटरी मोशन पैदा होती है कि वो हमारे पास टू एंड फ्रो की सूरत में मूव करता है, तो ये रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से उसके अंदर मूवमेंट पैदा होती है। क्योंकि हमने जब इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाई थी वो तो हमने छोड़ दी लगा के, तो फिर भी स्प्रिंग जो है वो टू एंड फ्रो में मूवमेंट कर रहा है। वो किस फोर्स की वजह से कर रहा है? वो उस फोर्स की वजह से कर रहा है जो इस फोर्स को लगाने की वजह से इसके अंदर पैदा होती है। और वो जो फोर्स जो स्प्रिंग के अंदर पैदा हुई है उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स है। Initially the mass m is at rest in main position O and the resultant force on the mass is 0. शुरू में सबसे पहले आप सपोज करें कि ये हमारे पास एक स्प्रिंग है और ये एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो शुरू में सबसे पहले जो मास m है इसके ऊपर हमने कोई फोर्स नहीं लगाई। अगर हमने कोई फोर्स नहीं लगाई तो इट मींस कि यहाँ पर जो नेट फोर्स है, जो रिजल्टेंट फोर्स है, वो हमारे पास 0 होगी और ये उसकी मेन पोजीशन O है। Next, suppose the mass is pulled through a distance x up to a extreme position A, then release. The restoring force exerted by the spring on the mass will pull it toward the main position O. अब आप फर्ज करें कि हमने इस मास के ऊपर एक फोर्स लगाई है। इस मास के ऊपर हमने क्या किया है? एक फोर्स लगाई है और स्प्रिंग को हमने थोड़ा सा स्ट्रेच किया। अब जब हमने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया है तो ये हमारे पास थोड़ा सा फैल जाएगा और ये डिस्टेंस क्रिएट करेगा और ये मास हमारे पास जहां तक आ गया, ये उसकी मेन पोजीशन है और ये उसका डिस्प्लेसमेंट है जो उसने एक्स डिस्प्लेसमेंट अपना कवर किया, ठीक है, और ये मास हमारे पास यहां तक आ गया। अब जब ये मास हमारे पास यहां तक आ गया तो अब यहां पर आकर जो उसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, यानी इससे ज्यादा अगर हम स्प्रिंग को मजीद खींचेंगे तो स्प्रिंग बिल्कुल वापस नहीं जाएगा बल्कि वो इसी फॉर्म में रहेगा, क्योंकि उसके अंदर जो इलास्टिसिटी थी, जो लचक थी, उसकी हद इतनी थी, ठीक है। तो ये पोजीशन ए है और इस पोजीशन तक हमने इसको खींचा और इसके ऊपर एक फोर्स लगाई जिसकी वजह से स्प्रिंग के अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स पैदा होगी, एक रिस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग के अंदर पैदा होगी और ये रिस्टोरिंग फोर्स इस पॉइंट पर आकर, जो ए पॉइंट है, वहां पर आकर मैक्सिमम हो जाएगी और यहाँ पर जो रिजल्टेंट फोर्स एफ है वो बिल्कुल 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमने मजीद फोर्स नहीं लगाई, यहाँ पर हमने इसको रोक दिया, जिसकी वजह से ये मजीद डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं कर सका। लिहाजा आप यहाँ डायग्राम में देखें, अगर ये यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करेगा तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, लेकिन उसकी जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो इस पॉइंट के ऊपर, ए पॉइंट के ऊपर क्या होगी? मैक्सिमम होगी। ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स द मास मूव बैक toward the main position O.
अब इस पॉइंट ए पर चूंकि रिस्टोरिंग फोर्स उसकी मैक्सिमम है, तो जब जो फोर्स हमने लगाई थी वो अगर हम रिलीज कर दें, इट मींस यहां पर फोर्स को लगाना मजीद छोड़ दें, तो देन इस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये मास m जो है वो वापस अपनी मेन पोजीशन पर आने की कोशिश करेगा और मेन पोजीशन पर आकर रुकेगा नहीं, बल्कि मजीद आगे इनर्शिया की वजह से ये जाएगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स डिक्रीजेस विद द डिस्टेंस फ्रॉम द मेन पोजीशन एंड बिकम जीरो एट O। अब जो ये वापस मेन पोजीशन की तरफ आना शुरू होगा तो जो रिस्टोरिंग फोर्स है इसकी ये आस्ता आस्ता कम होती जाएगी और इस मेन पोजीशन पर आकर रिस्टोरिंग फोर्स उसकी जीरो हो जाएगी। अगर रिस्टोरिंग फोर्स जीरो होगी तो यहां पर मैंने आपको बयान किया कि इस मेन पोजीशन पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी फिर क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और चूंकि इस पॉइंट पर उसका डिस्प्लेसमेंट के मुताबिक एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, यानी वेलोसिटी उसकी मैक्सिमम होगी, जिसकी वजह से यहां पर काइनेटिक एनर्जी उसकी मैक्सिमम होगी। However, the mass gains speed as it moves towards the main position and its speed becomes maximum at O। अब ये पॉइंट मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया। Then, due to inertia, the mass does not stop at the main position O, but continues its position and reach the extreme position B। अब ये पॉइंट भी हमने डिस्कस किया कि यहां पर वो अपनी मेन पोजीशन पर रुकेगा नहीं, बल्कि इनर्शिया की वजह से ये मजीद कंप्रेस की तरफ जाएगा और इस स्प्रिंग के अंदर एक कंप्रेस पैदा हो जाएगा और मास अब लेट करें कि हमारे पास यहां पर आएगा और यहां पर भी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट x होगा। और हमने ये बयान पहले भी किया है कि यहां पर जो x है यानी कंप्रेस की सूरत में जो x पैदा होगा एंड स्ट्रेच की सूरत में जो डिस्प्लेसमेंट x पैदा होगा वो दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे फ्रॉम मेन पोजीशन, उसकी मेन पोजीशन से। और इस पॉइंट को उसने कहा कि ये हमारे पास पॉइंट B है। As the mass move from main position O to the extreme position B, the restoring force act on its towards the main position steadily increases in strength। इस बात को आप ऐसे समझें कि ये हमारे पास एक स्प्रिंग है, ये सिंपल एक स्प्रिंग है जो रेस्ट में है, जो मेन पोजीशन पर मौजूद है, ठीक है, मेन पोजीशन पर। अब हमने इस पर फोर्स लगाकर इसके अंदर एक स्ट्रेच पैदा किया। अब जब इसके अंदर एक स्ट्रेच पैदा किया तो इसके अंदर एक डिस्प्लेसमेंट पैदा हो गया इसकी मेन पोजीशन से, जो कि x है। अब जब हमने इसके ऊपर जो फोर्स लगाई थी वो हम छोड़ देंगे, तो देन जो हमारे पास इसकी जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसकी वजह से ये वापस अपने पॉइंट की तरफ आएगा। अगर ये वापस अपने पॉइंट की तरफ आए तो यहां पर भी हमने जिक्र किया कि ये वापस अपने पॉइंट पर नहीं आएगा, बल्कि पॉइंट पर रुकने की बजाय इनर्शिया की वजह से मजीद अंदर को जाएगा उसकी एक्सट्रीम पोजीशन पर, जो कि B है, ठीक है। और यहां पर भी वो एक डिस्प्लेसमेंट पैदा करेगा। अब वो ये बयान कर रहा है कि जो ये अपने मेन पोजीशन से कंप्रेस की सूरत में इधर को आएगा स्प्रिंग, तो इसके अंदर हमारे पास जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो आस्ता आस्ता स्टेडली इंक्रीज करती जाएगी और जब ये अपनी मैक्सिमम पोजीशन B पर पहुंचेगा जिससे मजीद ये कंप्रेस नहीं हो सकता, तो इस पोजीशन पर उसकी रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगी, मैक्सिमम होगी। Hence, the speed of mass decreases as it moves toward the extreme position B। इस बात को आप ऐसे समझ लें कि जब वो अपनी मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन B की तरफ आएगा तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है, वो कम होना शुरू हो जाएगी और जब इसकी स्पीड कम होगी तो इस B पर आकर उसकी जो स्पीड है वो जीरो हो जाएगी, जिसकी वजह से यहां पर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जीरो होगी और इस पोजीशन पर चूंकि उसकी जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो मैक्सिमम होगी, जिसकी वजह से इसकी पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पर मैक्सिमम होगी। The mass finally comes brief to the rest at extreme position B। Ultimately, the mass returns to the main position due to restoring force। अब ये वही बात है कि इस B पॉइंट पर मास वो रेस्ट में होगा, एक बार आकर रुकेगा, जब वो मजीद कंप्रेस नहीं हो सकता तो मास इस पॉइंट पर आकर रुक जाएगा और फिर ये वापस वो अपनी रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से अपनी मेन पोजीशन पर आने की कोशिश करेगा। लेकिन यहां पर भी वो अपनी मेन पोजीशन पर रुकेगा नहीं, बल्कि इसमें स्ट्रेच पैदा होगी और ये A पॉइंट तक आएगा और सेम ये प्रोसेस अपना बार बार
दोहराता जाएगा। This process is repeated as the mass continues to oscillate back and forth about the main position O. Such motion of a mass attached to a spring on the horizontal frictionless surface is known as simple harmonic motion. तो ये वही बात है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी कि ये बार बार अपनी मूवमेंट को जारी रखेगा। जारी रखने की वजह से ये एक ही अपनी मेन पोजीशन के बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करता जाएगा और ये एक एग्जांपल है हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की। द टाइम पीरियड टी ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ मास m attached to a spring is given by the following equation। अब यहां पर उसने हमें एक इक्वेशन, एक फार्मूला दिया है to determine to find the time period t of a spring in term of simple harmonic motion is equal to 2 pi square root m over k। अब टाइम पीरियड की डेफिनेशन हमारे पास क्या है? अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक टाइम पीरियड की डेफिनेशन है द टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। कि अगर एक वाइब्रेटरी मोशन, जिस तरह अगर हम स्प्रिंग ही की बात करें तो एक वाइब्रेटरी मोशन जो है जब वो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करती है तो एक कंप्लीट जो सर्कल है, एक कंप्लीट जो उसका वाइब्रेशन है, वो कंप्लीट जो वाइब्रेशन कितने टाइम के अंदर करती है, दैट इज इट्स टाइम पीरियड। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास बॉल एंड बॉल सिस्टम। द मोशन ऑफ अ बॉल प्लेस्ड इन अ बॉल इज अनदर एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। व्हेन द बॉल इज प्लेस्ड in main position, that is the center of the ball, the net force acting on the ball is zero। अब यहां पर देखें तो ये एक डायग्राम है हमारे पास एक बॉल की। अब ये एक बॉल रेस्ट में है और ये उसकी मेन पोजीशन है। इस मेन पोजीशन पर वो बिल्कुल अपनी रेस्ट फॉर्म के अंदर है, यानी कोई मूवमेंट नहीं है। एंड यहां पर उसकी जो रिजल्टेंट फोर्स है वो जीरो है। In this position, the weight of the ball acts downward and is equal to upward normal force of the surface of the ball। कि इस पॉइंट पर इसका जो वेट है वो नीचे की तरफ है, जो इसने बयान किया यहाँ पर फार्मूला। तो लिहाजा अगर जब ये नीचे की तरफ है तो वेट का फार्मूला W इज इक्वल टू mg के बराबर है। और ये वेट जो नीचे को अपवर्ड की तरफ जो हमारे पास नॉर्मल फोर्स इस पर एक्ट कर रही है, नॉर्मल फोर्स यानी सिंपल जो रिजल्टेंट फोर्स जो अपवर्ड की तरफ है वो बराबर है इसके वेट के। तो ना तो ये अपवर्ड को मूव कर रहा है, ना ये डाउनवर्ड को मूव कर रहा है, ना ये राइट साइड की तरफ मूव कर रहा है और ना ही ये लेफ्ट साइड की तरफ मूव कर रहा है। तो लिहाजा इस वक्त ये बिल्कुल अपनी रेस्ट पोजीशन में है। Hence there is no motion, no if the bring the ball to position A and then release it, the ball will start moving toward the main position O due to the restoring force caused by its weight। अब अगर हम इस बॉल को इस पॉइंट A पर लेकर जाते हैं और यहां पर हम इसको छोड़ देते हैं, और जब हम इसको यहां पर लेकर जाएंगे तो लेकर जाने की वजह से इसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स पैदा हो जाएगी। और ये रिस्टोरिंग फोर्स क्यों पैदा होगी? क्योंकि इसका वेट डाउनवर्ड की तरफ एक्ट कर रहा, नीचे की तरफ इसका वेट एक्ट कर रहा, लेकिन हम इसको ऊपर उठाकर लेकर गए, जिसकी वजह से इसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स पैदा होगी। और जब हम इसको रिलीज करेंगे तो ये वापस अपनी मेन पोजीशन की तरफ आने की कोशिश करेगा ड्यू टू रीजन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। इस बॉल के अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स पैदा हुई है उसकी वजह से। एट द पोजीशन ऑफ द बॉल गेट्स मैक्सिमम स्पीड एंड ड्यू टू inertia it moves towards the extreme position B। और यहां पर जब हम इसको छोड़ेंगे तो ये अपनी मेन पोजीशन पर आने की कोशिश करेगा, लेकिन यहां पर रुकेगा नहीं। सेम जिस तरह हमने स्प्रिंग में जिक्र किया कि इनर्शिया की वजह से ये मजीद अपनी एक्सट्रीम पोजीशन B तक पहुंचेगा, और जो जो B तक पहुंचता जाएगा वहां तक उसकी रिस्टोरिंग फोर्स आहिस्ता आहिस्ता स्टेडली इंक्रीज होती जाएगी, और यहां पर इस पॉइंट पर आकर उसकी रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम हो जाएगी, और इसकी मेन पोजीशन पर उसकी जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो जीरो हो जाएगी। जीरो क्यों हो जाएगी? क्योंकि यहां पर जो उसका वेट है एंड अपवर्ड जो उसका रिएक्शन है, जो रिजल्टेंट फोर्स है, वो एक दूसरे के इक्वल है, जिसकी वजह से इस पॉइंट पर उसकी मेन पोजीशन पर रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू जीरो होगी।
While going towards the position B, the speed of the ball decreases due to restoring force which act toward the mean position. अब जो जो बॉल इसकी बी पोजीशन की तरफ जाती जाएगी तो इसकी जो स्पीड है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होती जाएगी और रिस्टोरिंग फोर्स इंक्रीज होती जाएगी। रीजन ये है कि इस बॉल की कोशिश है कि वो वापस अपनी मेन पोजीशन की तरफ आए, यानी जो उस रिजल्टेंट फोर्स के पास उसके अंदर पैदा हो रही है। और जब ये रिजल्टेंट फोर्स इसको एक्ट करेगी इसके अगेंस्ट जो उसकी स्पीड पैदा हो रही है, तो इस वजह से इस पोजीशन ओ से जब बी की तरफ जाएंगे तो उसकी जो वेलोसिटी है, उसकी जो स्पीड है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होती जाएगी। At the position B, the ball stops for a while and then again moves toward the mean position O under the action of restoring force. अब जब ये बॉल इस एक्सट्रीम मेन पोजीशन पर आएगी तो यहां पर आकर एक बार वो रुक जाएगी, यानी रेस्ट में आ जाएगी। क्यों रेस्ट में आ जाएगी? क्योंकि ये उसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, इससे मुझे मजीद ऊपर नहीं जा सकते और यहां पर उसकी जो स्पीड है वो जीरो हो जाएगी। ठीक है, इस पॉइंट पर उसकी जो स्पीड है वो जीरो होगी और उसकी जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो मैक्सिमम होगी और ये रिस्टोरिंग फोर्स फिर आगे कोशिश करेगा वापस इसको अपनी मेन पोजीशन पर लाने के लिए। दिस टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉल कंटिन्यूज अबाउट द मेन पोजीशन ऑफ टिल इट्स एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन। अब ये जो बॉल है वो वापस फिर ए की तरफ आएगा इनर्शिया की तरफ, इनर्शिया की वजह से, एंड देन ए से फिर बी की तरफ आएगा, फिर बी से ए की तरफ आएगा और ये आस्ता आस्ता कम होता 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 इस मेन पोजीशन पर आकर रुक जाएगा, यानी रेस्ट में आ जाएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि इस बॉल के अंदर फ्रिक्शन मौजूद है और फ्रिक्शन की वजह से इसकी जो स्पीड है वो डिक्रीज होती जाएगी एंड रिस्टोरिंग फोर्स आल्सो डिक्रीजेस और रिस्टोरिंग फोर्स भी डिक्रीज होती जाएगी और इस पॉइंट पर आकर वो रुक जाएगा। लेकिन अगर हम इस फ्रिक्शन को खत्म कर दें तो फिर ये रुकेगा नहीं, बल्कि कंटिन्यूअस इस पोजीशन के गिर्द ही ए और बी के गिर्द वाइब्रेटरी मोशन टू एंड फ्रो को जारी रखेगा। Thus the to and fro motion of the ball about a main position placed is ball as example of simple harmonic motion। कि ये हमारे पास जो बॉल की मूवमेंट है जो हमने यहां पर कंप्लीट डिस्कस किया, तो ये भी एक एग्जांपल है हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन की, कि एक बॉडी जो है वो अपने ही पॉइंट्स के गिर्द बार बार अपनी हरकत को जारी रखते हैं। इस वजह से दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक यहां तक हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन के जो स्प्रिंग के मुताबिक जो एक एग्जांपल थी वो कंप्लीट हो जाती है। एंड देन नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है वो मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल है, इसको अब हम नेक्स्ट रीड आउट करेंगे। A simple pendulum also exhibits simple harmonic motion and it consists of a small bob of mass m suspended from a light string length L fixed at its upper end। So अगर हम according to diagram देखें तो लेट कर लें कि ये एक हमारे पास स्ट्रिंग है और ये उसकी लेंथ L है, ठीक है, और ये एक मास m है जो इसके साथ अटैच है और इस स्ट्रिंग का जो एक सिरा है वो एक फिक्स्ड सपोर्ट के साथ बंधा हुआ है। In the equilibrium position of the net force on the barb is zero and barb is stationary। इस फॉर्म के अंदर जब ये बॉल एक रेस्ट में है और हम इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स है वो हमारे पास जीरो में है और ये एक इक्विलिब्रियम की पोजीशन में है। इक्विलिब्रियम की पोजीशन मींस ऐसी पोजीशन है जिसके अंदर नेट रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास जीरो हो एंड और इसका जो वेट है एंड इसके रिएक्शनल फोर्स जो अपवर्ड फोर्स है जो हमने लास्ट टाइम भी जिक्र किया बॉल की एग्जांपल के अंदर, वो एक दूसरे के इक्वल हो। तो दिस पोजीशन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पोजीशन। और इस पोजीशन पर ये स्टेशनरी की एक हालत में, स्टेशनरी मींस बिल्कुल साकन है, इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं है। Now if we bring the bob to extreme position A, the net force is not zero। अब अगर हम इस बॉल को पॉइंट A पर ले जाएं जो उसकी एक्सट्रीम पोजीशन है
तो इस पॉइंट ए पर इसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स पैदा हो जाएगी, जिसकी वजह से उसने कहा कि यहां पर जो रिजल्टेंट फोर्स है, जो नेट फोर्स है, वो जीरो नहीं है, बल्कि इस बॉल के अंदर, इस मास के अंदर एक फोर्स क्रिएट हो चुकी है, और इस फोर्स की वजह से इसके दो कंपोनेंट पैदा होते हैं। वो कौन से दो कंपोनेंट हैं, हम आगे इसको रीड करते हैं। There is no force acting along the string as the tension in the string cancel the component of the weight mg cos theta. Hence, there is no motion along this direction. The component of the weight mg sin theta is directed toward the mean position. इस पॉइंट को हम ऐसे समझ लेते हैं कि ये उसकी एक इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, जो मीन पोजीशन है, और जब हम इसको एक्सट्रीम पोजीशन ए पर लेकर आए तो स्ट्रिंग की जो डायरेक्शन है अब वो ये है। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन, मेन पोजीशन एंड ए पोजीशन में एक एंगल क्रिएट होता है जो कि हमारे पास थीटा है। अब इस एंगल की वजह से इसके दो कंपोनेंट पैदा होते हैं। एक हमारे पास है mg cos थीटा जो उसके वेट की वजह से पैदा हो रहा है, और एक हमारे पास है mg sin थीटा जो उसकी रिजल्टेंट फोर्स, जो रिस्टोरिंग फोर्स है, उसकी वजह से पैदा हो रहा है। अब चूंकि इस पॉइंट पर आकर अभी हमने इसको छोड़ा नहीं है, बल्कि हमने जो बॉल है, जो मास है, इसको यहाँ पर हमने पकड़ के रखा है। अब अगर हमने इसको यहाँ पे पकड़ के रखा है तो इसका मतलब है कि जो नीचे की तरफ है इसकी फोर्स अभी एक्ट नहीं कर रही, जिसकी वजह से इसका जो वेट का जो कंपोनेंट है mg cos थीटा वो हमारे पास इज इक्वल टू 0 है। लेकिन अगर हम इसको छोड़ेंगे तो इसकी जो रिजल्टेंट फोर्स है, जो नेट फोर्स है, उसकी वजह से, जो उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये वापस अपनी मेन पोजीशन की तरफ जाने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से यहां पर mg sin थीटा एज ए कंपोनेंट ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स उसमें पैदा होगा और ये अपनी मेन पोजीशन की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। तो जो रिस्टोरिंग फोर्स है, हमने अभी पीछे भी जिक्र किया कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है बेसिकली वो किस वजह से क्रिएट होती है, वो उसके वेट की वजह से क्रिएट होती है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है जिसकी वजह से mg sin थीटा, ये mg sin थीटा जो उसके अंदर जो मैग्नीट्यूड, जो उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये mg sin थीटा बेसिकली उसके वेट ही की बिना पर है जो कि रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से उसमें पैदा हुआ है। आप अगर टेक्स्ट बुक में देखें तो यही बात उसने आगे की, एंड एक्ट as a restoring force. Due to this force, the bob start moving toward the main position O. कि ये बात हम ऑलरेडी बयान कर चुके हैं कि इसी रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये अपनी मेन पोजीशन की तरफ आने की कोशिश करेंगे। At O, the bob has got the maximum velocity and due to inertia, it does not stop at O, rather it continues to move towards the extreme position B. कि यहाँ पर वो बजाय इसके कि यहाँ पर इस मेन पोजीशन ओ पर रुके, बल्कि इनर्शिया की वजह से ये वापस अपनी एक्सट्रीम पोजीशन बी की तरफ जाएगा। ड्यूरिंग इट्स मोशन टुवर्ड्स पॉइंट बी, द वेलोसिटी ऑफ द बॉब डिक्रीजेस ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स। द वेलोसिटी ऑफ अ बॉब बिकम्स 0 एट रीच एट पॉइंट बी। अब अगर जब ये मास m एक्सट्रीम पोजीशन बी की तरफ जाएगा तो यहां पर उसकी जो वेलोसिटी है वो आस्ता आस्ता कम होती होती इस पॉइंट पर आकर 0 हो जाएगी। ऐसा क्यों है? ये उसकी रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से है, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो एक्ट करती है एज ए उसके वेट के तौर पर, कि ये रिस्टोरिंग फोर्स उसके वजन की वजह से, वेट की वजह से इस बॉल के अंदर क्रिएट होती है, और उसका वेट और उसकी रिस्टोरिंग फोर्स की कोशिश है कि वो वापस अपनी मेन पोजीशन की तरफ आए, जिसकी वजह से वेलोसिटी 0 हो जाएगी एंड रिस्टोरिंग फोर्स इस पॉइंट पर आकर उसकी मैक्सिमम हो जाएगी। द रिस्टोरिंग फोर्स mg sin थीटा स्टिल एक्ट टुवर्ड द mean position O. Due to this force, the bob again start moving toward the main position O. जैसा हमने पहले यहाँ पर पॉइंट ए पर डिस्कस किया कि mg cos थीटा उसका जो कंपोनेंट है एज ए फोर्स का या एज ए वेट का, वो हमारे पास 0 है, एंड mg sin थीटा विच रिप्रेजेंट एज अ कंपोनेंट ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स, उसकी वजह से ये अपनी मेन पोजीशन की तरफ आने की कोशिश करता है। सेम इसी तरह पॉइंट बी पर भी ये अपनी रिस्टोरिंग फोर्स के कंपोनेंट mg sin थीटा की वजह से ये वापस अपनी मेन पोजीशन पर आने की कोशिश करे, एंड इस पॉइंट बी पर भी जो इसका कंपोनेंट mg cos थीटा है वो इज इक्वल टू 0 होगा। In this way,
द बॉब कंटिन्यूज इज टू एंड फ्रो मोशन अबाउट द मेन पोजीशन ओ, कि ये जो बॉब है वो अपनी इस मेन पोजीशन के कंटिन्यूस जो है वो बार बार अपनी मोशन को, अपनी ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन को जारी रखेगा। So it's clear from the above discussion that the speed of the bob increases while moving from point A to O due to the restoring force which act toward the O। अब यहाँ पर देखें कि ये उसकी मेन पोजीशन है, ये पोजीशन A है, ये पोजीशन B है। अब जब यहाँ पर हम बॉल को लेकर छोड़ेंगे तो ये जब वापस अपनी मेन पोजीशन की तरफ आएगा तो इसकी जो स्पीड है वो यहां पर क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। क्यों इंक्रीज होती जाएगी? क्योंकि जो इसके अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो एक्ट टुवर्ड्स इट्स मेन पोजीशन, तो वो मेन पोजीशन की तरफ ही अमल करती है और उसकी कोशिश है कि ये जो बॉब है वो जल्द से जल्द मेन पोजीशन की तरफ पहुंचे, जिसकी वजह से इस रिस्टोरिंग फोर्स के लगने से उसकी जो स्पीड है वो मैक्सिमम होती जाएगी एंड पॉइंट ओ पर पहुंचकर यहां पर उसकी जो स्पीड है वो मैक्सिमम हो जाएगी। Therefore, the acceleration of the bob is also directed towards O। अब जब वेलोसिटी उसकी इस पॉइंट पर मैक्सिमम होगी तो इसी पॉइंट पर उसका एक्सीलरेशन भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। एंड एक्सीलरेशन इज आल्सो डायरेक्टेड टुवर्ड्स उस मेन पोजीशन O, और जो उसके अंदर जो मेन पोजीशन O की तरफ जो एक्सीलरेशन क्रिएट हो रहा है उसकी डायरेक्शन भी उसके मेन पोजीशन की तरफ होगी। Similarly, when the bob moves from O to B, its speed decreases due to restoring force which again act towards O। अब बॉल जब इस मेन पोजीशन से वापस B पोजीशन की तरफ इनर्शिया की वजह से जाना शुरू होगा तो इसके अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसकी कोशिश है कि बॉल जो है या बॉब जो मास है वो वापस मेन पोजीशन की तरफ आए, जिसकी वजह से इसकी जो स्पीड है वो आस्ता आस्ता क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी एंड पॉइंट बी पर आकर उसकी स्पीड इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। Therefore, acceleration of the bob is again directed towards O। It follows that the acceleration of the bob is always directed towards the main position O। अब हमने जिक्र किया कि रिस्टोरिंग फोर्स की जो डायरेक्शन है वो उसके मेन पोजीशन की तरफ होती है और जब ये बॉल ऊपर को जाना शुरू होगा अपने बी पॉइंट की तरफ तो यहां पर रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से उसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज होती जाएगी, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स की अपनी जो डायरेक्शन है वो मेन पोजीशन की तरफ है, जिसकी वजह से जो उसके अंदर जो एक्सीलरेशन क्रिएट हो रहा है उसकी डायरेक्शन भी मेन पोजीशन की तरफ होगी। Hence the motion of simple harmonic motion, we have the following formula of period of a simple pendulum, t is equal to 2 pi square root L over G। अब इस टाइम पीरियड मीन्स कि ये जो बॉब है जब यहां से मूव कर पॉइंट ए से बी की तरफ एंड देन बी से ए की तरफ, तो ये कंप्लीट वन साइकिल कंप्लीट करेगा, वन साइकिल। देन द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ऑफ द बॉब वन साइकिल इज कॉल्ड इज टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। सो इसको फाइंड आउट करने का जो हमारे पास फार्मूला या इक्वेशन है इज टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल ओवर जी। एल हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, एंड जी हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन है, द सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर्स व्हेन द नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मेन पोजीशन। कि सिंपल हार्मोनिक मोशन उस वक्त पैदा होती है जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, जिस तरह ये एक पेंडुलम है, तो इस बॉब के ऊपर जब हम नेट फोर्स को लगा के यहां तक लेकर आते हैं तो देन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, और ये जो नेट फोर्स जो हमने इसके ऊपर लगाई और जो इसका डिस्प्लेसमेंट है ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मींस कि जितनी ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतनी ही ज्यादा इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट पैदा होगा एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मेन पोजीशन। और ये जो ऑलवेज डायरेक्टर जो है यानी जो डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो हमेशा उसके मेन पोजीशन की तरफ होगी। सेकंड फीचर है इस एक्सीलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन, कि इसका जो एक्सीलरेशन है वो हमेशा मेन पोजीशन की तरफ होगा
ये हमने एग्जाम्पल में भी इसको रीड किया है। थर्ड फीचर, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन। कि बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन पैदा होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू इट्स डिस्प्लेसमेंट एंड, और उसकी जो डायरेक्शन है वो मेन पोजीशन की तरफ ही होगी। इसलिए उसने यहां पर ये बयान दिया, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन, तो उसकी मेन पोजीशन की तरफ ही उसकी डायरेक्शन होगी। द एक्सीलरेशन विल बी जीरो at mean position and while it will be maximum at extreme position। सादा अल्फाज में आप ये कंसीडर कर लें कि ये एक स्ट्रिंग है और ये उसके साथ एक बॉब है जो उसकी मेन पोजीशन ओ पर है। तो इस मेन पोजीशन ओ पर उसका जो एक्सीलरेशन है वो जीरो होगा एंड विल बी मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन, और लेट करें कि ये पॉइंट ए उसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, तो यहां पर उसका एक्सीलरेशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये ऑलरेडी हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं इनकी प्रीवियस एग्जांपल्स में। फोर्थ फीचर है, इट्स वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट मेन पोजीशन एंड जीरो एट एक्सट्रीम पोजीशन। कि मेन पोजीशन पर उसकी जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होगी एंड एक्सट्रीम पोजीशन पर उसकी जो वेलोसिटी है वो जीरो होगी, क्योंकि यहां पर आकर वो रेस्ट में होता है। यहां तक हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन का आर्टिकल विथ फीचर्स कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट कुछ डेफिनेशंस हैं, इनको हम स्टडी कर लेते हैं। वाइब्रेशन, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन। अब सपोज करें कि ये एक हमारे पास मेन पोजीशन है और इस मेन पोजीशन पर एक बॉडी, इस पॉइंट पर हम इस पर फोर्स लगाकर लेकर आते हैं जो उसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, और फिर इसको छोड़ देते हैं। तो ये अपनी रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वापस मेन पोजीशन की तरफ आएगा, लेकिन मेन पोजीशन पर रुकेगा नहीं, बल्कि इस पॉइंट एक्सट्रीम एक बी पॉइंट पर आ जाएगा, और वापस फिर ये यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से मेन पोजीशन की तरफ आएगा, लेकिन मेन पोजीशन पर रुकेगा नहीं, बल्कि फिर ये पॉइंट ए पर आएगा। तो ये जो उसने वन कंप्लीट जो वाइब्रेशन की है, जो उसने वन कंप्लीट साइकिल कंप्लीट किया है, तो इसको हम कहेंगे कि ये उसकी वाइब्रेशन। टाइम पीरियड, द टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ड्यूरिंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन हमने टाइम पीरियड की डेफिनेशन को पहले भी डिस्कस किया कि अगर तो एक बॉडी from one point to another, then again this point to the first point। अगर एक बॉडी एक पॉइंट ए से बी की तरफ एंड देन अगेन बी से ए की तरफ वापस जाती है, तो यहां पर वो अपना एक कंप्लीट सर्कल करती है। तो जिसकी वजह से हम इस टाइम को, कि जिस टाइम के अंदर वो अपना एक साइकिल, अपना एक सर्कल कंप्लीट करती है, उस टाइम को हम कहते हैं कि ये इसका टाइम पीरियड है। यानी अगर एक वाइब्रेशन, ये बॉडी यहां से इधर गई और फिर यहां से इस पॉइंट की तरफ वापस आई, तो लिहाजा अगर एक वन बाय वाइब्रेशन वो कंप्लीट करता है, तो जितने टाइम के अंदर वो अपनी एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करता है, तो इसको हम कहते हैं कि ये उसके टाइम पीरियड है। फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन और साइकिल ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकंड इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी एंड इट्स रेसिप्रोकल टू टाइम पीरियड। अब सपोज करें कि हमें 1 सेकंड का टाइम दिया हुआ है और एक बॉडी इस पॉइंट से, पॉइंट ए से, ये उसकी मेन पोजीशन है ओ, और ये उसका एक सेपरेट एक्सट्रीम पॉइंट है बी। अब एक बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ, देन अगेन पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ मूव करती, फिर पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ अगेन मूव करती, फिर पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ मूव करती है, और हमें टाइम दिया हुआ है टोटल 1 सेकंड का। टाइम है हमारे पास 1 सेकंड। अब 1 सेकंड के अंदर हमने देखना है कि एक बॉडी टोटल कितने साइकिल या टोटल कितनी वाइब्रेशन, नंबर ऑफ वाइब्रेशन, टोटल कितनी नंबर ऑफ वाइब्रेशन या टोटल कितने नंबर ऑफ साइकिल को वो कंप्लीट करते हैं, तो इन नंबर ऑफ वाइब्रेशन को हम कहेंगे कि ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। एम्पलीट्यूड, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी कैन ऑन अदर साइड फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड।
अब एम्पलीट्यूड को समझने के लिए मैं आपको एक स्प्रिंग की एग्जांपल देता हूं। सपोज करें कि ये हमारे पास एक स्प्रिंग है जो मास m के साथ अटैच है एंड फिक्स है वन एंड ऑफ दिस स्प्रिंग। अब हम इसको स्ट्रेच करते हैं, इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाकर इसको खींचते हैं और हम देखते हैं कि एक स्प्रिंग जो है वो मैक्सिमम इस पॉइंट तक आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं। अगर इससे ज्यादा करेंगे तो स्प्रिंग खराब हो जाएगा और ये वापस रिस्टोरिंग फोर्स की बिना पर पीछे को नहीं जाएगा। अब एक ये उसकी मेन पोजीशन है और ये उसका वो मैक्सिमम पॉइंट है जिस पॉइंट से अगर हम मजीद आगे गए तो स्प्रिंग वापस नहीं आएगा बल्कि वो खराब हो जाएगा। या इस पॉइंट तक आप सिंपल लफ्जों में ये समझ लें कि हम इस पॉइंट से आगे उसको खींच नहीं सकते, ठीक है। तो लिहाजा ये उसका मैक्सिमम पॉइंट है। अब इस मैक्सिमम पॉइंट को हम कहेंगे कि ये उसकी एम्पलीट्यूड है और यही उसने बयान किया द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी, कि एक वाइब्रेटिंग बॉडी मैक्सिमम जहां डिस्प्लेसमेंट कवर कर सकती है, इसी तरह ये वापस आएगा तो दूसरी तरफ कंप्रेस भी वहां तक होगा जितना वो हो सकता है, उससे ज्यादा वो कंप्रेस नहीं हो सकता। फ्रॉम ऑन अदर साइड फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन, अपनी मेन पोजीशन के दोनों तरफ, यानी जितना उसमें स्ट्रेच है और जितना उसमें कंप्रेस है, तो इसको हम उसके एम्पलीट्यूड के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे जी। यहां तक हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन का आर्टिकल कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास डैम्प्ड ऑसिलेशन।